हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज में बिहार के भौगोलिक स्थिति और उसके रिलीफ के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज का अगला चरण होगा। जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो आपका वीडियो है, ये जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम देने जाने से पहले अगर आप थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं, आप रिव्यू कर लेते हैं, तो आपका बहुत कुछ फायदा हो सकता है। चलिए, आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो बिहार जो है भारत के ये नॉर्थ ईस्ट नहीं दोस्तों, ये ईस्ट पार्ट में होना चाहिए। यहाँ पर जो बिहार है वो आपका ईस्ट पार्ट में होता है, ना कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो बिहार जो है ये भारत के पूर्वी भाग का हिस्सा है और आकार जनरली इसका आपका कहा जाए तो क्वाड्रिलेटरल होता है। और अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 17 सेकंड तक होता है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री होता है। कितने का अंतर है दोस्तों? 3 डिग्री का अंतर है। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर है ये। और कितना अंतर है? तो 5 डिग्री का अंतर है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 83 से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? तो 8163 किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है ये। और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद ये जो है आपका 12वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। सीमावर्ती देश कौन सा है? तो आपका नेपाल है और बिहार के साथ लगभग 729 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नॉर्थ में। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में आपका झारखंड होता है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 163 फीट है, यानी कि 53 मीटर है। ये कभी कभी पूछा जाता है, आप इस बात को याद रखेंगे। यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र तट से इसकी दूरी कितनी है? तो लगभग 200 किलोमीटर है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मतलब कि यहाँ पर चट्टानें किस तरीके की पाई जाती है। तो बिहार में प्री कैम्ब्रियन जो आपका एरा है उससे लेकर के क्वार्टिनरी पीरियड तक के आपके चट्टानें पाई जाती है। यानी कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड से लेकर के क्वार्टिनरी पीरियड तक के चट्टान आपको बिहार में देखने को लिए मिलता है। जैसे कि उत्तरी मैदान और तराई क्षेत्र का निर्माण जो है ये मध्यजीव महाकल्प में तथा मध्यवर्ती गंगा मैदान जो है ये क्वार्टिनरी पीरियड में हुआ था। दक्षिणी पठारी भाग का जो जिसको हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा मानते हैं ये कैम्ब्रियन काल का बना हुआ है। तो याद रखेंगे जो आपका उत्तरी मैदान और तराई क्षेत्र है मध्यजीव कल्प में बना है, ठीक है। और आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान जो कि क्वार्टनरी पीरियड का जनरली होता है और दक्षिणी पठारी भाग जो है आपका गोंडवाना लैंड के इसका निर्माण जो है कैम्ब्रियन काल में हुआ है, राइट। दक्षिणी पठारी भाग संरचनात्मक दृष्टि से बिहार की प्राचीनतम आपकी संरचना है, राइट दोस्तों। बिहार में भूगर्भिक संरचना के आधार पर चट्टानों का विभाजन करिए। देख लेते हैं कि मुख्यतः 4 समूहों में बांटा गया है। तो कौन कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन एरा की है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें है वो किस काल की है? तो प्री कैम्ब्रियन एरा की है। में निर्मित है जो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी। कहाँ है स्थित धारवाड़ की चट्टानें? तो खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया जैसे कि ब्रह्मयोनी हिल इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है। इसमें ग्रेनाइट, मीस, सलेट, क्वार्ट्ज आदि समूह की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें जो होती है जीवाश्म रहित होती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं होता है, आप याद रखें। विंध्य समूह की चट्टानें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी है। तो दोनों चट्टानें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें ये प्री कैम्ब्रियन एरा के बने हुए हैं। इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पायराइट और डोलोमाइट आदि समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें जीवाश्म रहित होते हैं। शेरशाह का मकबरा, सारनाथ स्तूप, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण इसी समूह की चट्टानों से होता है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की वो कौन से कालक्रम की चट्टानें हैं जो कि मैक्सिमम भारत के जो पुराने स्तूप है, मकबरा है, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रखेंगे शेरशाह का ये है आपका विंध्य समूह की चट्टानें। और कौन कौन सी बनाई गई है? तो शेरशाह का मकबरा, सारनाथ स्तूप, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। यहीं से आपके पत्थर काट काट कर ले जाकर के बनाए गए हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है ये टर्शियरी युग की चट्टानों का निर्माण मायोसीन और प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण मायोसीन से लेकर के
प्लेस्टोसीन आपका काल में हुआ है। ये चट्टानें पश्चिमी चंपारण के रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। तो जो आपका टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं ये पश्चिमी चंपारण के रामनगर दून, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालय की तराई में पाई जाती है। अब आगे देख लेते हैं तो क्वार्टिनरी पीरियड की चट्टानें जो है कहाँ-कहाँ पाई जाती है। तो इसका निर्माण पहली बात तो प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है। याद रखेंगे कि क्वार्टिनरी चट्टानों का निर्माण किस पीरियड में हुआ है, तो प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है। यह चट्टानें जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर, कांग्लोमेरेट आदि के द्वारा निर्मित है। इन चट्टानों का निर्माण जो है टेथिस सागर के अवसादों तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। राइट दोस्तों, नदियों द्वारा निक्षेपण के कारण यह मध्य ढाल वाले विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। इसे बिहार का विशाल मैदान कहा जाता है और ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। पूरे बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक सामान्य नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच पाए जाते हैं। याद रखेंगे, अगर मोटाई पूछा जाता है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये आपको दक्षिण पश्चिम भाग में, जैसे कि बक्सर और मोकामा में। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई जो है 1000 से लेकर के 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। अब देख लेते हैं रिलीफ क्या है। नेचुरल रिलीफ के आधार पर बिहार को कितने भाग में बांट सकते हैं, तो 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र, ये आपका पहला डिवीजन हो जाता है। तो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा तक है। इसका विस्तार जो है 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई जो है 250 से 280 मीटर है। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय का तृतीय मोड़ माना गया है। इसे निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सोमेश्वर श्रेणी, तो सोमेश्वर श्रेणी इसी का पार्ट है, आपका उत्तर के शिवालिक पर्वतीय और तराई क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसमें पहला आ जाता है सोमेश्वर श्रेणी। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोरी दर्रे तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक है। यह बिहार की नवीनतम संरचना है। याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की नवीनतम संरचना है। यह नेपाल से बिहार को अलग करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है फोर्ट सोमेश्वर है, जिसकी ऊंचाई आपका लगभग 874 मीटर है। यह प्रमुख दर्रे सोमेश्वर, भिखना, ठोरी दर्रा और मवाद दर्रा आदि है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोमेश्वर दर्रा, भिखना दर्रा, ठोरी दर्रा और मवाद दर्रा ये बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो ये सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। इन दर्रों से भारत एवं नेपाल के मध्य जो है संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ है। हरहा या दून वैली किसको कहते हैं, तो इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी से लेकर के रामनगर दून के मध्य 24 किलोमीटर लंबा है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई जो है 240 मीटर है। यह जलोढ़ मैदान का भाग है। याद रखेंगे, जलोढ़ मैदान का ही ये भाग होता है। रामनगर दून यह सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। यह 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संतपुर के निकट इस दून की अधिकतम ऊंचाई कितना है, 242 मीटर है। अगला है ये सब दोस्तों आपका, ये जो आपका उत्तर का विशाल शिवालिक मैदान है या तराई क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। और लास्ट है आपका तराई प्रदेश। यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तथा गंगा के मैदानी भाग के उत्तरी सीमा भारत नेपाल पर स्थित है। यहाँ 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण घने वन एवं दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह क्षेत्र बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश का विस्तार अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तक देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका मार्सीलैंड यानी दलदली भूमि का विकास तराई रीजन में हुआ है। दूसरा आपका जो प्रकार है बिहार रिलीफ का, वो है गंगा का मैदान। तो बिहार के मैदान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 96.27% क्या है, तो गंगा का मैदान है। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। गंगा नदी बिहार के मैदानी भूभाग को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन, तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण गंगा की सहायक नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, बागमती और महानंदा द्वारा जमा किए गए अवसाद से है। इसकी ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। इसका विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर आदि जिलों में है। दोस्तों आप इन सबको ध्यान से स्टडी करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आपको याद रहने चाहिए। दक्षिण गंगा का मैदान देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है 33,670 वर्ग किलोमीटर में है। गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर के पहाड़ी भाग तक स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई की कमी आती है। याद रखें, पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई है, पूर्व में कम है। दक्षिण बिहार क्षेत्र के पठारी भाग में पहाड़ियों से होकर के प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का
निर्माण हुआ है। इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियों में सोन, पुनपुन, कर्मनाशा और फल्गु है। हालांकि यह मैदान समतल है, परंतु कहीं-कहीं गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरी और बराबर की पहाड़ियां इसकी एकरूपता को भंग कर देती है। इस मैदान में काप मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे। यहाँ पर जहाँ अगला है आपका कि दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, तो यह बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड है, याद रखेंगे। इसका विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला और पूर्व में मुंगेर तथा बांका जिला तक है। इसका विभाजन निम्न प्रकार से हुआ है। तो इसको हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। एक कैमूर का पठार, तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो कि विंध्य पर्वत का एक भाग है। इसका विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक है। अपर्दन के कारण उबड़-खाबड़ सतह का निर्माण हुआ है। यह सोन नदी द्वारा छोटानागपुर पठार से पृथक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सोन नहर किन दो पठारों को अलग करती है, तो याद रखेंगे ये छोटानागपुर पठार को कैमूर पठार से अलग करती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि छोटानागपुर पठार को कैमूर पठार से कौन सी नदी अलग करती है, तो सोन नदी अलग करती है। खड़गपुर पठारी देख लेते हैं। यह पुरातत्व दृष्टि से अत्यंत प्राचीन पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार पूर्व में बांका जिला एवं दक्षिण में जमुई जिला तक विस्तृत है। राइट दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। इसको याद रखेंगे कि यह अत्यंत प्राचीन पहाड़ी है बिहार का, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में ये शामिल है। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है मुंगेर, जमुई, नवादा और राजगीर में पाई जाती है। टर्शियरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है, और क्वाटेनरी चट्टानें मुख्यतः आरा, डुमरांव, बक्सर, बिहटा, पुनपुन, मोकामा, मुजफ्फरपुर, सारण इत्यादि में पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे उत्तर गंगा के मैदान का ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस तरीके से है और इस तरीके से है। दक्षिण गंगा का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान से अपेक्षाकृत समतल है। इसमें कॉप मिट्टी यानी पीली दोमट मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। किसमें? दक्षिण गंगा के मैदान में। उत्तरी गंगा के मैदान में दलदली भूमि और झीलों की बहुलता है। कटिहार बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के बिहार का वर्तमान क्रम 13वां है। विदित हो कि तेलंगाना के नया राज्य बनने से पहले जब बिहार का स्थान था वो 12वें स्थान पर था। बिहार की सीमा से लगने वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। बिहार विभाजन के पूर्व बिहार की सीमा 4 राज्यों से मिलती थी। बिहार के सोमेश्वर पहाड़ी 3 पहाड़ी में, जैसे कि पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खगरपुर पहाड़ी से नई है। यानी कि जो सोमेश्वर हिल है ये सबसे नया है। पारसनाथ हिल से भी, राजमहल हिल से भी और खड़गपुर हिल से भी। बिहार स्थित खड़गपुर पहाड़ी पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुरानी है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। धारवाड़ भूस्तरीय संरक्षण वाला जिला मुंगेर, जमुई और नवादा है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? ये पूछा गया था 2022 में, आपका गया में है। निम्न में से कौन सा धारवाड़ी भू संरचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। आपको पता होगा कि ये विंध्य संरक्षणों की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ियां हो जाएगा आपका। लिखित में से भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है वो तीनों से पुरानी है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ स्थित है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। लिखित में से बिहार का कौन सा भूभाग जो है आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला का मैदान आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। लिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो आपको पता होगा कि 83 से लेकर के आपका 88 डिग्री तक पाया जाता है बिहार का पूर्वी देशांतर, तो इस 86 डिग्री इसी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा बिहार का क्लाइमेट और सॉइल देख लेते हैं। तो बिहार की जलवायु एवं अन्य राज्यों की अपेक्षा क्षेत्रीय विविधता दिखाई पड़ती है। तो पहले हम बिहार की जलवायु देख लेते हैं कि कैसी है बिहार की जलवायु, उसके बाद हम मिट्टी को देखेंगे यहाँ पर। तो बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली बात तो बिहार में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि बिहार किस तरह के जलवायु क्षेत्र में स्थित है, तो आपका उपोष्ण कटिबंधीय। इसके पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क और पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु आपकी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा AWG जलवायु के अंतर्गत आता है। तो उत्तरी भाग CWG और दक्षिणी भाग AW के क्षेत्र में आता है। राज्य के उत्तरी भाग में हिमालय की स्थिति का प्रभाव बिहार के जलवायु पर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से होकर आने वाले बादल हिमालय से टकराकर वर्षा कराती है। शरद ऋतु में पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव पड़ता है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको
याद रखना है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम जोन में 12 जिले शामिल है, उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल है, तो सबसे ज्यादा किसमें है तो उत्तर पश्चिम जोन में है, तथा दक्षिण पूर्वी जोन में 6 जिले और दक्षिण पश्चिम जोन में 11 जिले शामिल है। अब बिहार के ऋतु देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऋतुएं बिहार में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक रहता है ये। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इसमें तापमान जो है बढ़ोतरी होती है। मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है, याद रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है और यहाँ पर इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बिहार और उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं तो नॉर्वेस्टर कहते हैं, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थान गया जो कि 47 डिग्री से, सर्वाधिक ठंडा आपका स्थान भी गया ही है। स्थानीय पवन को बिहार में क्या कहते हैं तो लू के नाम से जाना जाता है। गर्म तथा शुष्क पछुआ पवन राज्य के पश्चिमी तथा मैदानी भागों में तापमान को बढ़ा देती है। वर्षा ऋतु देख लेते हैं कि क्या विशेषता है बिहार में। ये मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहती है। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है। यहाँ जुलाई और अगस्त में अत्यधिक बारिश होती है। बिहार में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है तो 125 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। 125 सेंटीमीटर की बारिश होती है बिहार में। यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है पूर्वी बिहार के किशनगंज जिले में, सबसे कम वर्षा पटना पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है आपका। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा की मात्रा में कमी होती है। अगर आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे और पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा में आपको कमी देखने के लिए मिलती है। शीत ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं कि बिहार में क्या इसकी विशेषता है। तो ये नवंबर से फरवरी तक रहता है। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफानों से झंझावतीय वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। इस समय औसतन वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। बिहार में सर्वाधिक ठंडे का महीना जनवरी का होता है। इस समय औसतन और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सी के आसपास रहता है। इस समय उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाला का प्रभाव रहता है। अब बिहार की मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की मिट्टी निम्नलिखित तरीके से पाई जाती है। पहला है आपका दलदली। दलदली को हम पिडमोंट सॉइल भी कहते हैं। इसको तराई क्षेत्र की मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी मिट्टी बिहार के किस हिस्से में पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यह मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा से लेकर के पश्चिमी सीमा की पहाड़ियों के साथ साथ किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी मिट्टी के रूप में मिलती है। इसका रंग हल्का नीला, पीला और भूरा होता है। इस मिट्टी के ज्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की अत्यधिक मात्रा होती है, जिस कारण यह उपजाऊ नहीं होती है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो यह जो है सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण और पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलती है। खादर या नवीन मृदा, यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और इसमें धान, गेहूं और जूट की खेती की जाती है। इसका रंग गाढ़ा काला होता है और गहरे भूरे रंग का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बाल सुंदरी मिट्टी। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पहली बात तो इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग हल्का भूरा या सफेद होता है। यह जो मिट्टी है पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेकर के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दक्षिणी भाग, समस्त सारण तथा चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस क्षेत्र में आम, लीची, केले के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी है तो धान है, गेहूं है, मक्का है, ईख है और तंबाकू है। लाल मिट्टी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल के नाम से जानी जाती है। यह धूसर रंग की होती है जो काफी उपजाऊ होती है तथा रबी फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ या केवाल मिट्टी, यह मिट्टी रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर के क्षेत्रों में मिलती है। यह गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है जो जल अधिक सोखती है। यह अम्लीय, क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। इसकी उर्वरक क्षमता जो है अत्यधिक होती है, याद रखेंगे। पुरानी जलोढ़ कहाँ कहाँ पे जाता है तो रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में। अब देख लेते हैं बालथर मृदा की क्या विशेषता है। तो बालथर मृदा बहुत कम मात्रा में एक तो बिहार में पाया जाता है। ये गंगा के दक्षिण सीमा पर स्थित स्थान से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से शुरू होता है और वहां पाई जाती है। यहाँ रेत और कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। इसका रंग पीला लाल होता है जो अम्लीय होती है। इसमें अरहर, जवार, कुर्थी, बाजरा खेती की जाती है। कगारी मृदा देख लेते हैं। मृदा नदियों के तट पर पाई जाती है। इसका विकास जो है गंगा, सोन, पुनपुन आदि के तट पर हुआ है। इसका रंग जो है हल्का भूरा होता है। लाल एवं पीली मृदा देख लेते हैं। इस मृदा का निर्माण आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के टूटने से हुआ है। यह मुख्य रूप से बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी क्षेत्रों में
पाया जाता है। अस्मरणीय तथ्य देख लेते हैं कि बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु पाई जाती है। यहाँ के मृदा को भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन? तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिण पठार की मृदा। यहाँ शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा को दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा, जलोढ़ मृदा, बालसुंदरी मृदा में विभाजित किया जा सकता है। ताल क्षेत्र की मृदा पुरानी जलोढ़ या कैवाल मृदा तथा बालथर मृदा दक्षिणी मैदान की मृदा का उपविभाजन है। ये लाल और पीली मृदा जो है, लाल बलुका युक्त मृदा दक्षिण पठार की मृदा का उपविभाजन है। सबसे गर्म जिला गया और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। यहाँ मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। केवाल यानी पुराने जलोढ़ की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की होती है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG में आता है और दक्षिणी भाग AW में आता है। नदियों द्वारा लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं और बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं अत्यधिक पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में अत्यधिक पाई जाती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मृदा से आच्छादित है आपका। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताओ। इसको हमने अभी ऊपर पढ़ा है, आप बताओ कि क्या है, आपने कितना पढ़ा है, अपने आप को टेस्ट करो। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? सबको पता है कि जलोढ़ मिट्टी होती है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गया, नालंदा, बोधगया और सासाराम क्षेत्र में, ऑप्शन सी। बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों ये 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औसत वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार बिहार का जलवायु क्षेत्र क्या है? तो CWG है। उत्तरी भाग का पूछ रहा था। ताल मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो आप कमेंट करके बताओ, अपने आप को टेस्ट करो कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ, और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताओ। हम उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब